एपिसोड 9 स्टोरी ऑफ मर्डर मिस्ट्री। सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पर वॉचमैन के कमरे में देखते हैं कि वहां एक अलमारी के पीछे कुर्सी पर चमन की लाश पड़ी है। सभी लोग दहशत में आ जाते हैं और सभी के हाथ पांव कांपने लगे। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि आप लोग कमरे के बाहर चलिए। तब राज ने विजय को बोला कि वॉचमैन को बुलाकर लाओ जरा। विजय वॉचमैन के पास जाता है और उससे कहता है कि चलो, तुम्हें इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। तब वॉचमैन विजय के साथ राज के पास पहुंचा। राज ने कहा कि सुनो, तुम्हारे कमरे से चमन जी की लाश मिली है, तुम इस पर क्या कहना चाहते हो। वॉचमैन जितेंद्र ने कहा कि साहब, मैं नहीं जानता कि ये लाश कब और कैसे यहाँ आई, क्योंकि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है और फिर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक दूसरे वॉचमैन की ड्यूटी रहती है, और आज सुबह 8 बजे से मैं बाहर गेट पर ही निगरानी कर रहा हूँ। तभी पंकज पचौरी कहते हैं कि लाश तो तुम्हारे कमरे से मिली है, तो तुम्हें जवाब देना ही होगा। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि पंकज जी, ऐसा है कि इस बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सभी शक के दायरे में हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी कातिल हो सकता है। पंकज ने कहा कि पता नहीं कौन कातिल होगा बेचारे चमन का। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि घबराए नहीं मिस्टर पंकज, आज पता चल जाएगा कि मिस्टर चमन का कातिल कौन है, और जो भी उनका कातिल है वो ज्यादा देर तक नहीं बच सकता है। विजय कहता है कि हमें मिस्टर चमन की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना होगा। फिर कुछ जांच करने के बाद विजय डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता है। रात सभी लोगों को मिस्टर पंकज के हाल में इकट्ठे होने के लिए कहता है और फिर सभी पंकज जी के हाल में इकट्ठा हो जाते हैं। इंस्पेक्टर बारी बारी से सभी से इस केस से संबंधित सवाल पूछते हैं और विजय उनके जवाब नोट करता रहता है। इंस्पेक्टर राज ने मिस्टर पंकज पचौरी को दूसरे कमरे में ले जाकर उनसे कहा कि मिस्टर पंकज, इफ यू डोंट माइंड, वी वांट टू स्टे टुनाइट हियर इन योर हाउस। पंकज जी ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप दोनों के लिए दीनू से बोलकर व्यवस्था करवा देता हूँ। राज ने कहा, ये बात आप नीना जी को मत बताइएगा। पंकज ने कहा कि ओके इंस्पेक्टर साहब, आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि मिस्टर पंकज, आप रात को होशियार रहिएगा, आज रात वो कातिल अपनी एक चीज ढूंढने जरूर आएगा। मिस्टर पंकज कहते हैं कि नो प्रॉब्लम ऑफिसर, आई एम रेडी फॉर नाइट। राज ने कहा कि ओके मिस्टर पंकज, अभी जरा मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, एक काम निपटाना है, फिर रात को 8 बजे तक हम आपके घर में पहुंच जाएंगे। तब मिस्टर पंकज ने कहा कि ओके ऑफिसर, एज यू विश। उसके बाद राज और विजय वहां से पुलिस स्टेशन की ओर चले जाते हैं। रात को राज और विजय करीब 8 बजे चुपके से पंकज पचौरी जी की बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं और उनके कमरे में पहुंचते हैं। रात के करीब 9 बजे पंकज के दोनों साथी कैरम खेलने में व्यस्त रहते हैं, जबकि राज, विजय, पंकज और वॉचमैन ने अपनी अपनी पोजीशन में छुपकर बैठ गए थे। रात के करीब 10 बजे विजय को अंधेरे में एक साया वॉचमैन के कमरे में जाता दिखा। उसने तुरंत इंस्पेक्टर राज और पंकज चौधरी को एक टेक्स्ट मैसेज सेंड किया, जिससे दोनों अलर्ट मोड में आ गए। इंस्पेक्टर राज वॉचमैन के कमरे में अलमारी के पीछे छुपा था और कमरे में लाइट को जानबूझकर बंद किया गया था ताकि कमरे में अंधेरा रहे। अब उस इंसान ने वॉचमैन के कमरे के दरवाजे की कुंडी चुपके से खोली और वह उसके कमरे में प्रवेश कर गया। फिर वह एक फ्लैशलाइट की रोशनी में उस कमरे में कुछ तलाशने लगा। तभी वॉचमैन, विजय और पंकज पचौरी ने लाइट ऑन कर दी। वह अड़बड़ प्या की मात्रा कर बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाहर दरवाजे पर विजय और ने रास्ता रोक लिया। तब इंस्पेक्टर राज ने कहा कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अपने चेहरे का मास्क हटाओ और सबको बताओ कि तुम कौन हो और तुमने चमन का मर्डर क्यों किया। तब उसने जैसे ही अपना मास्क चेहरे से हटाया तो उसे देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि वो मिस्टर पंकज पचौरी की किराएदार नीना थी। विजय ने कहा, अब चुपचाप बतला दो कि तुमने चमन जी का खून क्यों किया। उसके बाद नीना ने कहा कि मैं कॉल सेंटर में काम नहीं करती हूँ, वो मैंने मिस्टर पंकज पचौरी जी से झूठ बोला था, और चमन का भी फ्रूट एक्सपोर्ट का कोई भी कारोबार नहीं है, वो उसने पंकज जी से झूठ कहा था। असल में हम लोगों का काम राह चलते लोगों और दुकानदारों को सम्मोहित करके उनसे पैसा, जेवरात वगैरह लूटना है। फिर वो थोड़ा रुक जाती है। तब राज कहता है कि आगे बताओ, फिर क्या हुआ। फिर नीना ने कहा कि एक दिन हमने शादी से लौट रही 5 महिलाओं को सम्मोहित कर लिया और उन्हें लाखों रुपए के सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। वो आभूषण चमन ने दूसरे शहर में बेच दिए और उससे जो भी पैसे मिले वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। मैंने जब उससे अपना हिस्सा मांगा तो वो बार बार आनाकानी करने लगा और मुझे बेवकूफ बनाने लगा। आज सुबह वो मिस्टर पंकज पचौरी के यहाँ आया हुआ था। फिर नीना ने रुककर एक गिलास पानी से अपना गला तर किया। विजय ने कहा कि फिर क्या हुआ, ये तो बताओ।
उसके बाद नीना ने कहा कि मैंने तब तकरीबन 11 बजे चमन को फोन किया और उसे एक जरूरी काम का बहाना करके अपने कमरे में बुलाया। फिर चमन फोन पर नीना से बात करने के बाद ही वो बिना किसी को कुछ बताते हुए नीना के कमरे में गया। नीना ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दी और फिर उससे पुराना वाला अपना हिस्सा मांगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। तो फिर मैंने गुस्से में उसका कत्ल कर दिया और फिर उसकी लाश को एक बोरे में बंद करके लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर ले गई और बड़ी मुश्किल से उसे वॉचमैन के कमरे में छुपाया। राज ने कहा कि तुम वॉचमैन के कमरे में शायद ये वाली अंगूठी ढूंढने तो नहीं गई थी। नीना ने कहा कि जी हाँ, मैं वहां कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। राज ने कहा कि अब तुम जेल की चक्की पीसते रहो जब तक तुम्हारे लिए फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। विजय, ले जाओ इसको और इसे लॉकअप में बंद कर दो। इंस्पेक्टर राज के पास एक अनजानी कॉल आती है जिसमें उधर से कॉलर कहता है कि मेरा नाम पवन है और इस शहर में मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है पवन ट्रैवल्स कंपनी। उसमें काम करने वाले 3 कर्मचारियों का कल रात को एक एक करके मर्डर हो चुका है और एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है जिसमें वह बड़ी मुश्किल से बचा है। आप इस केस को अपने हाथों में लेकर उस कातिल को पकड़ने का कष्ट करें। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि आप पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट लिखवाइए और सारा माजरा हमें बताइए। फिर पवन पुलिस स्टेशन में 3 कत्ल और एक कर्मचारी पर हुए हमले की रिपोर्ट लिखवाता है और फिर इंस्पेक्टर राज, विजय तथा हरी सिंह उसके साथ मौकाए वारदात पर पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर राज और उसकी टीम ने तीनों घटनास्थलों की जांच करी और फिर डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिर इंस्पेक्टर राज और उसकी टीम ने उसके बाद पवन ट्रैवल्स कंपनी का दौरा किया और वहां के स्टाफ और उस कंपनी के मालिक मिस्टर पवन पुरी से पूछताछ करी। इंस्पेक्टर राज ने पवन से पूछा कि आपकी कंपनी के 3 कर्मचारियों का कत्ल हुआ, जरा उनके और इन बचे हुए स्टाफ के बारे में तफसील से बताएं। पवन ने कहा कि मेरे जिन 3 कर्मचारियों की मौत हुई है वो काफी होनहार, होशियार और मेहनती एम्प्लॉइज थे। उनके नाम करण, सुमित और विशाल हैं। उन तीनों ने इस कंपनी को काफी आगे तक बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी, मगर हमारी किस्मत इस बार अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे 3 अच्छे एम्प्लॉइज हमारे बीच नहीं हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि अब जरा इन बचे हुए 3 एम्प्लॉइज के बारे में कुछ हमें बताएं। पवन ने कहा कि वो जो सबसे बुजुर्ग है हमारी कंपनी के सीनियर अकाउंटेंट हैं वो हैं सुजीत राव, उनके बगल में है क्लर्क मयंक, उनके बगल में है मीनाक्षी बग्गा, वो है मेरी सेक्रेटरी। तीनों का बिहेवियर सबके साथ काफी अच्छा है और मुझे कभी इन लोगों ने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। विजय ने कहा कि आपके ऑफिस में एक सहयोगी भी तो होगा। तभी एक 20-21 साल का लड़का सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गया। पवन ने कहा कि यही है हमारे ऑफिस का तेजतर्रार सहयोगी, इसका नाम है पिंकू। फिर सभी ने चाय नाश्ता किया और वहां से चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर राज ने कहा कि जितने भी वहां कर्मचारी हैं सब पर नजर रखो, कोई भी कातिल हो सकता है। विजय ने कहा कि ओके सर। फिर राज और हरी सिंह शाम को मिस्टर पवन के घर पहुंचते हैं तो वहां पर मिस्टर पवन नहीं मिलते हैं। मिस्टर पवन के घर पर इंस्पेक्टर राज को पवन की पत्नी मोनिका मिलती है। इंस्पेक्टर राज उनसे पूछते हैं कि मिस्टर पवन कहाँ हैं? तब मोनिका कहती है कि अभी कमरे की खिड़की से उन्होंने आपकी गाड़ी देखी और तेजी से सीढ़ियां उतरकर पीछे वाले दरवाजे से कहीं चले गए। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कोई भी जवाब नहीं दिया, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने अभी उन्हें फोन लगाने की कोशिश की तो उनका फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है। इंस्पेक्टर राज तब सोच में पड़ जाता है और फिर राज ने कहा कि अच्छा मोनिका जी, अभी हम चलते हैं और फिर कभी जरूरत पड़ी तो आप दोनों से मिलने इस घर में जरूर आएंगे। इंस्पेक्टर राज ने हरी सिंह से कहा कि पिंकू के घर चलो। थोड़ी ही देर में वो पिंकू के घर पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि पिंकू, एक काम करो कि अपने ऑफिस की दूर डॉ की लेकर हमारे साथ अपने ऑफिस चलो। पिंकू तभी अपने कमरे से चाबी ले आया और उनके साथ गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस की ओर चल दिया। फिर थोड़ी ही देर में तीनों ऑफिस में पहुंच गए थे। फिर पिंकू ने ऑफिस का दरवाजा खोला। तब तीनों ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए। इंस्पेक्टर राज ने पिंकू को कहा कि तुम ऐसा करो कि अब बाहर से दरवाजे पर ताला मार दो, आज हम दोनों इसी ऑफिस में रहकर यहाँ की निगरानी करेंगे। तुम सुबह ऑफिस की साफ सफाई करने के लिए 6 बजे तक आ जाना। हमने रात के लिए खाना और 2 बोतल पानी अपने बैग में रख लिया है। अब तुम घर जाओ और यहाँ दरवाजे पर ताला लगा देना और सुबह जल्दी आ जाना। पिंकू ने कहा ऑक्सर, टेक केयर। फिर पिंकू बाहर से दरवाजे पर ताला लगाकर ऑटो पकड़कर अपने घर चला जाता है।
रात को 9 बजे इंस्पेक्टर राज और हरी सिंह ने ऑफिस के अंदर जमीन पर बैठकर होटल से पैक किया हुआ खाना खाया और पानी पिया और फिर गार्बेज को प्रॉपर तरीके से बंद करके डस्टबिन में डाल दिया और फिर उन्होंने कमरे में छुपकर बैठने के लिए अपनी अपनी जगह चुन ली और उस जगह पर चुपचाप बैठकर कातिल का इंतजार करने लगे। तभी हरी सिंह को नींद आ गई और वो वहीं सो गया। राज अभी भी किसी का इंतजार कर रहा था। राज को पक्का विश्वास था कि कोई ना कोई सुराग आज रात इस ऑफिस से जरूर मिलेगा। तभी रात के 11 बजे ऑफिस के दरवाजे के खुलने की आवाज आई तो इंस्पेक्टर राज ने हरी सिंह को फौरन उठाया और अपनी जगह पर तैयार रहने के लिए कहा। हरी सिंह फौरन उठकर अपनी जगह पर मुस्तैदी के साथ तैनात हो गया। तब दो लोग उस ऑफिस में दाखिल हुए। दोनों ने लंबा सा काला कोट पैंट, काला हैट, काला चश्मा और काला मास्क पहना हुआ था, जिससे उन्हें पहचान पाना मुश्किल था। फिर वो दोनों ऑफिस के अंदर के एक स्टोर रूम में गए और उन्होंने वहां कुछ चीजें रखी और स्टोर रूम को बंद कर वहां से बाहर निकल गए और बाहर से दरवाजे पर ताला लगा दिया। थोड़ी देर में राज और हरी सिंह ने एक ऑफिस में पड़ी चाबी से स्टोर रूम को खोला और फिर अपनी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में उन्होंने कुछ देर तक उस स्टोर रूम को खंगाला तो उन्हें वहां कोने में एक नुकीली चीज मिली। उसको जोर से खींचा तो एक छोटा सा दरवाजा खुला। फिर दोनों उस छोटी सी जगह में बड़ी मुश्किल से दाखिल हुए। वहां उन्होंने जो भी देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। इंस्पेक्टर राज और हरी सिंह ने उस छोटे से कमरे में देखा कि वहां छोटे छोटे पैकेट में नशे की सामग्री भरी हुई थी। इसका मतलब था कि ये दोनों यहाँ से नशे का कारोबार कर रहे थे और इन दोनों ने इसके लिए ये स्टोर रूम का हिस्सा चुना। इंस्पेक्टर राज ने हरी सिंह से कहा कि ये दोनों हो सकता है कि पवन जी की जान पहचान वाले हो या फिर इस ऑफिस में काम करने वाले हों और ये दोनों ही कातिल भी हो सकते हैं। तब हरी सिंह ने कहा कि आप सही कह रहे हैं सर, ये दोनों ही कातिल हो सकते हैं, लेकिन अब हमें इन दोनों को पकड़ना है, तभी सब क्लियर हो पाएगा। इंस्पेक्टर राज और हरी सिंह सुबह पिंकू के ऑफिस खोलते ही वहां से चले जाते हैं और अपने कमरे में 4-5 घंटे की नींद लेते हैं और फिर तैयार होकर तथा नाश्ता करके पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर राज ने पवन, उसकी पत्नी और उसके स्टाफ पर नजर रखने के लिए विजय को कहा और इसके लिए वो अपने मुखबिरों की मदद भी ले सकता है। विजय ने कहा, ठीक है सर, मैं अपने 3-4 मुखबिरों को इनके पीछे लगवा देता हूं ताकि इनकी पल पल की खबर हमें मिलती रहे। इंस्पेक्टर राज ने फिर हरी सिंह को बुलाया और इस केस पर दोनों डिस्कस करने लगे। अगले दिन विजय ने कहा कि सर, एक मुखबिर ने सूचना दी है कि उसने कल पवन की वाइफ और उसकी कंपनी में काम करने वाले क्लर्क मयंक को एक रेस्टोरेंट में बहुत देर तक गपशप लगाते देखा था और फिर वो एक मूवी देखने भी गए थे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर राज का माथा ठनका और उसने हरी सिंह से कहा कि जरा पिंकू से पता करो कि क्या कल मयंक ऑफिस आया था। थोड़ी देर बाद हरी सिंह ने कहा कि सर, पिंकू ने बताया कि मयंक ने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले रखी है, जिसके कारण वो कल ऑफिस नहीं आया था। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि पवन की वाइफ और इस मयंक पर कड़ी नजर रखो, मुझे इन दोनों पर ज्यादा शक है। तभी हरी सिंह कहता है कि सर, अभी पिंकू का फोन आया था और उसने कहा कि मिस्टर पवन पर जानलेवा हमला हुआ है और वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जल्दी हॉस्पिटल में आ जाइए। फिर राज, विजय और हरी सिंह फौरन अस्पताल पहुंचकर मिस्टर पवन का बयान लेते हैं तो वो कहते हैं कि वो एक काम से दिल्ली गए थे और वहां से लौटते वक्त एक गाड़ी सुनसान सड़क पर उनका पीछा कर रही थी, जिसे देखकर मैं डर गया और फिर मैं गाड़ी तेज भगाने लगा, तभी मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। फिर पवन थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। विजय ने कहा कि फिर आगे क्या हुआ मिस्टर पवन, ये तो बताइए। तब मिस्टर पवन ने कहा कि फिर उस सुनसान सड़क पर मैंने पीछे देखा तो वो कार तो नहीं थी, लेकिन 4-5 लोग मेरी तरफ हाथ में लाठी डंडे लेकर बढ़ते हुए चले आ रहे थे। उसके बाद मैं उस वीरान सड़क पर भागा और वो लोग मेरे पीछे भागे। मैं थककर नीचे गिर गया और फिर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि मिस्टर पवन, उसके बाद वो आपको मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर चले गए और वो तो भला हो इस ट्रक ड्राइवर भाई का जो आपको अपने ट्रक में अस्पताल तक पहुंचा गया, नहीं तो वहां आपकी जान भी जा सकती थी। मिस्टर पवन ने उस ट्रक ड्राइवर भाई का धन्यवाद दिया और उसे कुछ इनाम भी दिया। तब वो ट्रक ड्राइवर भाई वहां से अपने गंतव्य की ओर चला जाता है। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि मिस्टर पवन, आपको याद है कि आपने उनमें से किसी की शक्ल देखी थी, क्या तो हमें बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए फिर इस केस की तफ्तीश करने के लिए। तब मिस्टर पवन ने कहा कि मुझे कुछ खास याद नहीं है, लेकिन एक आदमी ने काला कोट, काला हैट और काला चश्मा पहन रखा था। इंस्पेक्टर राज ने कहा, ओके, आप अब आराम कीजिए, हम चलते हैं। फिर राज ने हरी सिंह से कहा कि तुम यहीं हॉस्पिटल में रहोगे और मिस्टर पवन की हिफाजत करोगे। हरी सिंह ने कहा कि ओके सर, जैसा आप चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे।
इंस्पेक्टर राज और विजय पवन के घर पहुंचते हैं तो पवन की पत्नी अपना सारा सामान लेकर एक कार में बैठकर रफू चक्कर हो जाती है। राज और विजय उसका पीछा करते हैं। एक पेट्रोल पंप पर उसे मयंक मिलता है और उनमें कुछ बातें हो रही होती है। तभी इंस्पेक्टर राज और विजय उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। इंस्पेक्टर राज ने मयंक को कहा कि अब तुम अपने सारे राज खोल दो। तब मयंक ने डरते हुए कहा कि इंस्पेक्टर साहब, वो तीनों मर्डर और वो 2 हमले मैंने ही करवाए हैं। मैं और मिस्टर पवन की वाइफ दोनों कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और नशे के कारोबार से जुड़े हैं। हम नशे के पैकेट मिस्टर पवन के ऑफिस में उस स्टोर रूम में छुपा दिया करते थे ताकि किसी को शक ना हो। एक दिन हम रात को वो नशे के पैकेट ऑफिस से लेने के लिए पहुंचे तो वहां पवन के ऑफिस के तीनों कर्मचारी ऑफिस के अंदर रात को 11 बजे शराब पी रहे थे। उन्होंने हमें देख लिया था और वो शोर मचाने ही वाले थे कि हमने तीनों की हत्या चाकू मारकर कर दी और तीनों की लाश कार में डालकर उनके घर के बाहर फेंककर वापस अपने घर लौट गए। फिर हमने दहशत फैलाने के लिए मिस्टर पवन के एक और कर्मचारी और मिस्टर पवन पर भी हमला किया जिसमें दोनों बच गए। मेरा और पवन की पत्नी का ये प्लान था कि इन सब हत्याओं का ठीकरा पवन के सिर पर फोड़ दें और फिर उसे फांसी हो जाए, तब हम दोनों शादी कर लेते और ये कंपनी भी हमारी हो जाती। तब इंस्पेक्टर राज ने कहा कि लेकिन तुम्हारा प्लान फेल हो गया। अब तुम लोग जेल की चक्की पीसो और अपनी अपनी सजा होने तक जेल में ही इंतजार करते रहो। इंस्पेक्टर राज के पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन नंबर पर एक अनजाने नंबर से कॉल आती है। तब इंस्पेक्टर राज कहता है कि हेलो, आप कौन बोल रहे हैं और इतनी रात को कैसे फोन किया? उधर टेलीफोन से आवाज आती है कि मैं राजा होटल से होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ। सर, हमारे होटल के कमरा नंबर 10 में एक औरत का मर्डर हो गया है और उसके चेहरे को बुरी तरह से खराब कर दिया गया है जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो रहा है। कृपया करके आप जल्दी यहाँ आ जाइए और तफ्तीश शुरू कर दीजिए। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि जब तक हम वहां नहीं पहुंचते उस कमरे में किसी को भी कोई चीज मत छूने दीजिए और उस होटल से कोई भी बाहर न जाने पाए। ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हम 10 मिनट में राजा होटल पहुंचते हैं। होटल मैनेजर कहते हैं कि ओके सर, ठीक है। इंस्पेक्टर राज, विजय और हरी सिंह 10 मिनट में राजा होटल में पहुंच जाते हैं। तभी मैनेजर साहब कहते हैं कि आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था और होटल में हुए कत्ल की आपको जानकारी दी थी। मेरा नाम यथार्थ वर्मा है और मैं इस राजा होटल का मैनेजर हूं और हमारा ये एक छोटा सा होटल है तथा हमारे होटल में कुल 16 कमरे हैं। 8 कमरे फर्स्ट फ्लोर पर तथा 8 कमरे सेकंड फ्लोर पर हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि आपने फोन पर बताया था कि खून कमरा नंबर 10 पर हुआ था, तो फिर वो रूम सेकंड फ्लोर पर होगा। होटल मैनेजर ने कहा कि ऑफ कोर्स ऑफिसर। थोड़ी देर में वो सीढ़ियां चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 10 में पहुंच गए। वहां पहुंचकर राज और उसकी टीम ने देखा कि लाश के चेहरे को चाकू से बर्बाद कर दिया गया है, जिससे कि उसकी शक्ल से उसकी शिनाख्त कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका था। राज, विजय और हरी सिंह ने होटल के उस कमरे की पूरी तलाशी ली और होटल के सारे स्टाफ से पूछताछ करी और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। तब तक वहां उस औरत के घर वाले भी आ जाते हैं और उस होटल में हंगामा खड़ा हो जाता है। होटल का स्टाफ सबको समझाने की कोशिश करते रहते हैं। इंस्पेक्टर राज ने उस औरत की शिनाख्त के लिए उसके पति को बुलाया तो उसके पति ने रोते हुए कहा कि इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी ही पत्नी अंशु है, मैं इसका पति आकाश हूँ। कल ये हमारे घर से एक सहेली के घर मिलने गई थी और आज दिन में वापस आने को बोलकर गई थी, लेकिन तब तक इसकी आईडी देखकर होटल वालों ने हमें फोन किया और हम अभी पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आकाश, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका कातिल जो भी होगा उसको मैं जरूर सलाखों के पीछे भेजूंगा और उसे फांसी करवाकर ही दम लूंगा। फिर इंस्पेक्टर राज ने विजय से कहा कि विजय, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। मैं और हरी सिंह जरा आकाश के घर जाकर उसके घर वालों से मिलकर आते हैं। विजय ने कहा कि ओके सर। राज और हरी सिंह आकाश को लेकर उसके घर पहुंचते हैं तो वहां आकाश के पिता राकेश, माता मालती, बहन माधुरी और नौकर सोहन मिलते हैं। इंस्पेक्टर राज ने सबसे बारी बारी से सवालात किए। सभी ने अंशु को बहुत अच्छा बताया और उसके व्यवहार की तारीफ करी। उसके बाद इंस्पेक्टर राज और हरी सिंह वापस पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय, अंशु के घर वालों से बात करनी पड़ेगी। एक काम करो विजय, आकाश से अंशु के घर वालों का नंबर लेकर बात करो और पता लगाओ कि अंशु की मौत पर वो आकाश के घर क्यों नहीं पहुंचे थे। विजय ने आकाश से नंबर लेकर अंशु के घर पर फोन किया तो अंशु के पिता रबीश जी ने फोन उठाया। उसके बाद उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई कि अंशु एक बहुत जिद्दी लड़की थी और किसी की नहीं सुनती थी। साथ ही उसने आकाश के साथ घर से भागकर शादी भी कर ली थी, जिससे समाज में हमारी काफी बदनामी हुई थी। उस दिन से हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे।
कह सकते हैं कि वह उसी दिन से हमारे लिए मर चुकी थी जिस दिन वो हमारा घर छोड़कर भागी थी। उसके बाद से हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है और ना हम उससे कोई मतलब रखना चाहते थे। विजय ने कहा कि सर, अंशु के पिता रबीश कहते हैं कि उनका अंशु से पिछले 2 साल पहले से ही संपर्क नहीं है और वो जी रही है या मर गई है, इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो उसी दिन उनके लिए मर गई थी जिस दिन वो उनके घर से आकाश के साथ भाग गई थी। तब इंस्पेक्टर राज कहते हैं कि विजय, इसका मतलब है कि पिछले 2 सालों से अंशु का उसके घर वालों से संपर्क नहीं है और ये अंशु बहुत जिद्दी लड़की भी थी। विजय ने कहा कि जी सर, ऐसा ही कहना है अंशु के पिता मिस्टर रबीश का। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट आने दो, तब और काफी चीजें पता चलेगी। तभी विजय के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आप यहां आकर डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड डीएनए रिपोर्ट लेते जाएं। फिर विजय डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड डीएनए रिपोर्ट लेकर आ जाता है और वो रिपोर्ट इंस्पेक्टर राज को सौंप देता है। इंस्पेक्टर राज ने पहले डीएनए रिपोर्ट रीड करी तो वो रिपोर्ट उस डेड बॉडी को अंशु का न बताकर किसी और अज्ञात महिला का बता रही थी। ये सब पढ़कर राज सोच में पड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि उस औरत की हत्या गला दबाकर की गई थी और उसके चेहरे को चाकू से खराब कर दिया गया था और हत्या करने से पहले उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन भी दिया गया था। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय, जिसकी हत्या हुई वो अंशु नहीं थी, वो कोई और थी। तब विजय कहता है कि सर, तो फिर अंशु कहाँ गायब हो गई? इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय, हमें अब अंशु को ढूंढना होगा, वही इस मामले की राजदार है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। विजय ने कहा कि ठीक है सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अंशु की गिरफ्तारी हो जाए और इस केस की सारी परतें खुल जाएं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि अंशु का नंबर सर्विलांस पर डाल दो और अपने मुखबिरों को एक्टिव मोड पर ले आओ। विजय ने कहा कि ओके सर, आज सब कुछ हो जाएगा। फिर विजय वहां से चले जाता है। इंस्पेक्टर आज सिविल ड्रेस में हरी सिंह के साथ उस कॉलेज में पहुंचता है जिसमें अंशु पढ़ती थी। इंस्पेक्टर राज ने वहां अपने एक परिचित टीचर से अंशु के बारे में पूछा तो उस परिचित व्यक्ति ने बताया कि ये अंशु एक आवारा किस्म की लड़की थी, लेकिन बहुत चालाक भी थी और यह एक्टिंग करने में भी माहिर थी। इसका एक बॉयफ्रेंड लवर भी था, उसका नाम अजीत था। दोनों साथ में घूमते, मूवी देखने जाते और कैंटीन में बैठकर और फोन पर घंटों बात किया करते थे। तब इंस्पेक्टर राज ने अपने उस परिचित से पूछा कि आप मुझे उस अजीत का करंट एंड परमानेंट एड्रेस बता सकते हैं ताकि हम उससे कुछ पूछताछ कर सकें। उसके बाद उस व्यक्ति ने इंस्पेक्टर राज को अजीत का करंट एंड परमानेंट एड्रेस दे दिया। इंस्पेक्टर राज ने उसके करंट एड्रेस यानी जिस कंपनी में वो काम करता था वहां जाकर उसके बारे में पता किया तो वहां से राज को ये पता चला कि उसे इस कंपनी से काम छोड़े हुए 1 हफ्ते का समय हो चुका है और वर्तमान में वो कहां पर है इसकी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। इंस्पेक्टर राज विजय और हरी सिंह को लेकर अजीत के गांव पहुंचा तो फिर वहां उसके घर में ताला लगा मिला। फिर राज ने गांव वालों से अजीत के बारे में पूछा तो गांव वालों ने बताया कि अजीत कल दोपहर में ही अपना सामान लेकर एक टैक्सी से कहीं चला गया है और उसके साथ एक औरत भी थी। टैक्सी पीले कलर की थी और उसके लास्ट का नंबर 23 था। इंस्पेक्टर राज विजय और हरी सिंह के साथ तुरंत टैक्सी स्टैंड पहुंचा और उस गाड़ी को और उसके ड्राइवर को ढूंढने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि कल तुमने एक आदमी और औरत को दोपहर कहाँ ड्रॉप किया था? टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि सर, मैं उन्हें नेपाल बॉर्डर तक ले गया था और फिर उन्होंने मुझे मेरी पेमेंट कर दी तो मैं वहां से अपने घर आ गया था। विजय ने उससे पूछा कि ये बताओ कि आपस में वो क्या बातें कर रहे थे, कुछ सुना था तुमने? टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि हाँ जी सर, वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें नेपाल के पोखरा शहर में अपने एक दोस्त के यहाँ रुकना पड़ेगा और साहब वो एक दूसरे को अजीत और अंशु नाम से संबोधित कर रहे थे। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि धन्यवाद आपका, अब आप जा सकते हैं और भविष्य में जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। फिर वो टैक्सी ड्राइवर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय और हरी सिंह नेपाल चलने की तैयारी कर लो, वहीं जाकर अजीत और अंशु को पकड़ना होगा। विजय और हरी सिंह ने कहा ठीक है सर, हम तैयार हैं नेपाल जाने के लिए। अगले दिन वो उसी पीली टैक्सी वाले की गाड़ी में नेपाल बॉर्डर पहुंचते हैं और वहां से नेपाल में एंटर कर जाते हैं। फिर वहां से बस पकड़कर वो पोखरा की ओर निकल पड़ते हैं। रास्तों में सुंदर पहाड़, हसीन वादियां, देवदार के पेड़, लहलहाते खेतों को देखकर उनके मन में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। फिर वो थोड़ी देर में पोखरा पहुंच जाते हैं और काफी देर तक पोखरा के टैक्सी स्टैंड पर पूछताछ करने पर एक टैक्सी वाला अजीत और अंशु की फोटो देखकर उन्हें पहचान जाता है। वह कहता है कि साहब, मेरा नाम संदीप है और परसों मैंने इन्हें मोहना गांव में ड्रॉप किया था।
वो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि हमें भी उसी जगह जाना है जहाँ तुमने उन दोनों को ड्रॉप किया था। तब टैक्सी ड्राइवर संदीप कहता है कि ठीक है, आप तीनों मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको उसी जगह ले जाता हूँ। फिर तीनों उसकी टैक्सी में सवार होकर निकल पड़ते हैं और 2 घंटे की यात्रा करके उस जगह पर पहुंचते हैं जहां इस टैक्सी वाले ने अजीत और अंशु को छोड़ा था। इंस्पेक्टर राज टैक्सी ड्राइवर संदीप को पेमेंट कर देते हैं। तब टैक्सी ड्राइवर वहां से पोखरा के लिए निकल जाता है। इंस्पेक्टर राज फिर मोहना गांव की ओर चल पड़ते हैं तो उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। उन्हें वो सारी कहानी बताते हैं तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि साहब, ये दोनों परम के घर पर छुपे हुए हैं, मैंने इन दोनों को कल परम के घर की छत पर बैठे हुए देखा है। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि जरा हमें भी परम से मिला दो, हम भी देखें कि परम कौन है और उसने इनको अपने घर में क्यों शरण दे रखी है। फिर वो आदमी उन्हें परम के घर में ले गया और परम से उन्हें मिलवाया। इंस्पेक्टर राज ने परम को सारी बातें बताई तो परम को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने अजीत और अंशु को बुलाया तो उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन वो पकड़े गए। फिर उन्हें इंडिया लाया गया और पुलिस स्टेशन में उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिससे वो टूट गए। अंशु ने कहा कि मैं और अजीत कॉलेज के समय से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी शादी आकाश के साथ कर दी। एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने अजीत को बताया तो उसने भी हामी भर दी। फिर मैंने अपनी नौकरानी को पैसे का लालच दिया और उसे राजा होटल में बुलाया। उसके बाद मैंने और अजीत ने मिलकर गला दबाकर और चाकू से उसकी हत्या कर दी। उससे पहले उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी दिया। फिर उसके बाद मैंने उसके कपड़े बदले और उसके चेहरे को चाकू से बर्बाद कर दिया और होटल के बैक दूर से चुपचाप भागकर अजीत के गांव पहुंच गए और फिर नेपाल आ गए। बस यही घटनाक्रम था। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि अब तुम दोनों को फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि तुम दोनों का जुर्म इतना संगीन है कि इसमें कोई माफी नहीं बची है। इंस्पेक्टर राज के मोबाइल पर एक कॉल आती है। राज ने कॉल उठाई तो उधर वाले इंसान ने कहा कि मैं सूरज शाह बोल रहा हूँ, क्या आप इंस्पेक्टर राज हैं? मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि जी बताइए, मैं इंस्पेक्टर राज ही बोल रहा हूँ और मुझसे आपको क्या काम है? तब सूरज शाह ने कहा कि आप मुझे मेरे फार्म हाउस में आकर मिलिए और जरा जल्दी आइएगा। मैं आपको अपना एड्रेस सेल फोन विद एरो से टेक्स्ट मैसेज के जरिए सेंड कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज ही मुझसे मिलने आएंगे। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि घबराए नहीं, मैं अभी 1 घंटे में इस एड्रेस पर पहुंचता हूं और आपसे मिलकर सारा मैटर समझता हूं, फिर देखते हैं कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद फोन कट जाता है। इंस्पेक्टर राज ने विजय से कहा कि चलो विजय, एक फार्म हाउस में चलना है, मुझे लगता है कि हमारे पास एक अनोखा केस आने वाला है। विजय ने कहा कि ठीक है सर, चलिए उस फार्म हाउस की ओर चलते हैं। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर उस फार्म हाउस की तरफ निकल गए। लगभग 1 घंटे के बाद वो सूरज शाह के फार्म हाउस पर पहुंच गए। फार्म हाउस में उन्हें सूरज शाह मिल गए। फिर सबने अपने अपने परिचय दिए। सूरज बाबू ने कहा कि आइए इंस्पेक्टर राज, आपका मेरे फार्म हाउस में स्वागत है। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि शुक्रिया सूरज बाबू, अब हमें वो बात बतलाइए जिसकी वजह से आजकल आप बहुत परेशान हैं। सूरज बाबू ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मैं वैसे दिल्ली में रहता हूं और वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूं। यहाँ पर मेरा ये एक छोटा सा फार्म हाउस है और साल में एक बार 10-15 दिनों के लिए थोड़ा जीवन में बदलाव करने के लिए आ जाता हूँ, अन्यथा ये फार्म हाउस साल के 11 महीने किसी ना किसी फंक्शन के लिए बुक रहता है। तब विजय ने कहा कि वो तो ठीक है सूरज बाबू, आप हमें अपनी परेशानी की वजह बताइए। सूरज बाबू ने कहा कि इंस्पेक्टर राज, मुझे यहाँ आए अभी 2 ही दिन हुए हैं। कल मैं जब मार्केट गया तो मैंने एक अजीब सी चीज देखी। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि आपने क्या देखा? सूरज बाबू ने बताया कि मैंने अपने हमशक्ल शख्स को देखा, जबकि मेरा कोई जुड़वा भाई भी नहीं है। फिर मैंने उसका पीछा किया तो उसके सारे हाव भाव और हरकतें मेरे से मेल खाती थी, जिसे देखकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। फिर मैं एक रेस्टोरेंट में गया और वहां चेयर पर बैठा ही था कि एक वेटर ने आकर मुझे 1000 का बिल पकड़ा दिया और कहा कि जनाब, आप 5 मिनट बोलकर आधे घंटे के बाद आ रहे हैं, चलिए सर जल्दी पेमेंट कर दीजिए। फिर वो बिल लेकर मैं उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास गया और बोला कि अजी साहब सुनिए, मैं तो अभी आया हूँ और आपका ये वेटर आधे घंटे पहले का खाने का बिल निकाल कर मुझे दे रहा है। जब मैंने खाना खाया ही नहीं तो मैं बिल क्यों भरूं? तब रेस्टोरेंट के ओनर ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, अभी 30 मिनट पहले आप अकेले ही यहाँ बैठकर खाना खा रहे थे और फिर पैक कराकर भी ले गए और अपने मुझसे कहा कि मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, जरा मेरा पर्स गाड़ी में छूट गया है।
तब हमने आपका बिल प्रिंट करके निकाल दिया था और आप अब आधे घंटे के बाद आ रहे हैं। आपको मैं सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ, तब आपको विश्वास होगा। उसके बाद मैंने वो सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें वही मेरी हमशक्ल का आदमी था और उसने रेस्टोरेंट में खाना खाया और वो वहां से 9-2-11 हो गया और फिर रेस्टोरेंट के ओनर से काफी देर बहस करने के बाद मैंने उसे 1000 रू का पेमेंट किया। तब उस रेस्टोरेंट के बाहर एक जूस वाले को भी जूस के 100 रू देने पड़े क्योंकि उस मेरे हमशक्ल ने वहां जूस भी पिया था। फिर सूरज बाबू ने कहा कि इंस्पेक्टर राज, इन सब घटनाओं से मैं बहुत चिंतित हूँ, कहीं वो किसी घटना को अंजाम न दे डाले और उस घटना का सारा ठीकरा मेरे ऊपर न फूट जाए। इस मामले में अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर राज ने कहा कि हम 2 दिन आपके फार्म हाउस पर रुककर उस आदमी के ऊपर नजर रखना चाहते हैं। सूरज बाबू ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने नौकर बनी को बोल देता हूँ, वो आपके लिए कमरे और खाने पीने की व्यवस्था कर देगा। इंस्पेक्टर राज कहते हैं कि सूरज बाबू आप घर पर ही रुकिए, हम जरा मार्केट से घूम कर आते हैं और आपके हमशक्ल शख्स की जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। राज और विजय फिर पैदल ही मार्केट की ओर चल देते हैं और वो थोड़ा घूमे ही थे कि तभी विजय की नज़र सूरज बाबू के हमशक्ल पर पड़ी। वो उसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गया था। राज और विजय भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। इंस्पेक्टर राज ने उस आदमी की सारी हरकतें अपने माइंड में कैद कर ली। इंस्पेक्टर राज ने उस शख्स के पास पहुंचकर कहा कि अरे भाई साहब, मैंने आपको कहीं देखा है। वैसे आपका नाम क्या है? तब उस शख्स ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर राज को पकड़ा दिया और फिर वह रेस्टोरेंट के मालिक को खाने का पेमेंट कर वहां से बड़ी तेजी से निकल गया। इंस्पेक्टर राज और विजय ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश करी लेकिन वो नहीं मिला। इंस्पेक्टर राज और विजय दोनों वापस फार्म हाउस में लौट कर आ गए। उन्होंने वहां देखा कि सूरज बाबू अपने डॉग शेरू के साथ फार्म हाउस का पैदल ही चक्कर लगा रहे हैं। तब इंस्पेक्टर राज ने सूरज बाबू से पूछा कि जरा इस विजिटिंग कार्ड को देखकर ये बताइए कि ये कहीं आपने तो नहीं छपवाया है। सूरज बाबू ने कहा कि मैंने अभी 3 दिन पहले एक स्क्रीन प्रिंटिंग प्रेस में 100 विजिटिंग कार्ड छपवाने का ऑर्डर दिया था और आज मेरा नौकर बनी उस स्क्रीन प्रिंटिंग प्रेस से सुबह ही इसका पैकेट लाया था और मैंने उनको गिना था, वो पूरे 100 थे। तब इंस्पेक्टर राज ने कहा कि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं उनको गिनना चाहूंगा। फिर सूरज बाबू वो विजिटिंग कार्ड का पैकेट लेकर आ गए। उसके बाद इंस्पेक्टर राज ने जैसे ही उनको काउंट किया तो वो 99 निकले। ये देखकर सभी चकित हो जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।